हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो आपका ट्वेल्थ क्लास के लिए जो बेसिक बता रहे हैं उसमें आज हम आपको वेक्टर का 4-5 पार्ट्स बताएंगे। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताएंगे। उसके बाद रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उतना ही बताना है। फिर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, चलिए यूनिट जीरो वेक्टर में क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या सर, मैग्नीट्यूड इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाण कितना होगा, जीरो होगा, वही क्या होगा मेरा जीरो या नल वेक्टर होगा। जैसे एज एग्जांपल के तौर पे ये मेरा एक ए वेक्टर है और ये मेरा इसी का हम अगर अपोजिट कर दें तो ये हो जाएगा क्या मेरा, बोलिएगा माइनस ए वेक्टर। ये दोनों वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे, ये दोनों को हम अगर ऐड करते हैं तो इसका फाइनल और इसका इनिशियल एक साथ हो जाएगा। तो ये मेरा ए है ना, और ये मेरा क्या है सर, बोलिएगा माइनस ए। जितना बड़ा ये है उतने इसके दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसका फाइनल इसका इनिशियल एक साथ हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया सर मेरा, बोलिएगा माइनस ए। अब ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो r बराबर a प्लस ब्रैकेट माइनस ए, दैट मीन्स r इजकल टू कितना हो गया मेरा, जीरो हो गया। दिस इज जीरो वेक्टर। सिक्स्थ नंबर, इसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हिंदी में आप क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। ठीक है, यूनिट वेक्टर का जैसे कि उसका परिमाण जीरो था, इसका मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं परिमाण ना, कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा सर, 1 होगा। वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं कैप लगा के। जैसे मान लीजिए ए पर हम कैप दे दिए तो ये कौन वेक्टर हो गया सर, यूनिट वेक्टर, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। ओके, और हर वेक्टर में यूनिट वेक्टर छुपा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए ए है तो ए इंटू ए यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे। ए अगर वेक्टर है तो ए इंटू क्या लिखेंगे, ए यूनिट वेक्टर, क्योंकि इससे किसी को भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उसके मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर से किसी को भी गुना कर दीजिएगा एकांक सदिश को तो उसके परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये हो गया। इसी को थोड़ा अगर हम आगे लिखें, सिर्फ ए यूनिट वेक्टर लिखें तो ए वेक्टर बाय कितना हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। इसे आप ध्यान से लिखिए। पॉज कीजिए। इसे लिखिए, जस्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक 7th नंबर जो आपका बचा हुआ है, ध्यान से लिखते जाइए अपना ध्यान से। एक होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोणिक एकांक सदिश। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज़ होता है आई, वाई के लिए जो यूज होता है वो क्या होता है, जे, जेड के लिए यूज होता है वो क्या होता है, के। और तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री बना के रहता है। तो ये जो तीनों यूनिट वेक्टर है ये तीनों भी एक दूसरे से 90 डिग्री बना के रहेगा। तो इसी को हम लोग कौन यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर।
ओके। आई जो है ये x है, y है, और ये z इधर होता है, लेकिन कॉपी में हम इस तरह से दिखाते हैं। और तीनों के बीच कितना डिग्री एंगल रहता है? 90 डिग्री तीनों के बीच। ये x एक्सिस, ये y और ये z। इस पर जो यूनिट वेक्टर यूज़ होगा वो i, ये j, और इसके लिए क्या यूज़ होगा? k। x एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर यूज होगा वो होगा i, y के लिए j और z के लिए k। तो जहाँ भी i होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कौन एक्सिस का है? x एक्सिस का। j जहाँ भी होगा कोई भी वेक्टर में, फिजिकल क्वांटिटी में, समझ लीजिए वो कहाँ पर है? y एक्सिस पे। और k कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कहाँ पर है? z एक्सिस पे। ओके, इसे ध्यान से लिखिए, इसके बाद जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको हम बताने जा रहे हैं रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिसोल्यूशन ऑफ क्या सर? वेक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं सदिश का वियोजन। सदिश का वियोजन, इसका हिंदी, इसका मतलब क्या हुआ? इधर द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी सदिश का वियोजित हो जाना ही क्या कहलाता है? सदिश का वियोजन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, इसका बहुत सारा पार्ट्स है ना, ये है, इसका रिफिल है, सबको हटा दिए तो ये अलग अलग हो गया। फिर सबको जब हम ऐड कर देंगे तो ये एक पेन बनकर तैयार होगा। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग वेक्टर का रिसोल्यूशन करेंगे, अलग अलग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ओके, और ये मेरा वेक्टर a है, ये मेरा वेक्टर a है, ओके। तो अगर हम यहाँ से डॉट डॉट करते हैं, इधर डॉट डॉट करते हैं, तो ये मेरा, ये इतना सा, ये किस एक्सिस को फॉलो कर रहा है? ये लाइन y एक्सिस को। तो हम इसको ऐसा फोड़, देखिए ये मेरा a वेक्टर, ये मेरा इस एक्सिस को ये फॉलो कर रहा है, ये y एक्सिस की तरफ है, ये भी y एक्सिस की तरफ, तो हम इसको a y कर देते हैं, ठीक है। और ये किस एक्सिस की तरफ है? x के, तो ये मेरा इतना सा पार्ट्स जो होगा वो ax। तो ये अगर ax है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? बोलिएगा, आपका ax हो जाएगा, ओके। इसी का अगर हम बात करें, मान लीजिए एंगल कितना है आपका? थीटा है, ठीक है। तो ये अगर ay, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? बोलिएगा, आपका ay हो जाएगा। अगर इसी को हम थोड़ा एक फ्रेश बनाएं इधर ना, तो ये मेरा a वेक्टर था, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y, तो इतना सा था, ये वैल्यू आपका था ay, और ये क्या था आपका? ax था। यहाँ एंगल क्या था? थीटा था। अगर हम वैल्यू का बात करेंगे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ये सिर्फ होगा ay, और यहाँ से यहाँ तक अगर वैल्यू का बात करेंगे तो सिर्फ क्या होगा? मेरा ax होगा। क्या होगा? ax। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी अगर वैल्यू का बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो सिर्फ क्या होगा? a होगा, अगर वैल्यू का मान का बात करेंगे, ओके। देखिए ये मेरा ax है, तो इसको हम लिख सकते हैं axi भी लिख सकते हैं। इस तीर को हटाएंगे तो यहाँ i देख देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि ये कौन एक्सिस पर है? x एक्सिस पर। आपको बताए थे x पर जो होगा i लिखेंगे। अब देखिए ay है, तो इसको हम लिख सकते हैं ayj। क्यों दिए j? क्योंकि ये कौन एक्सिस की तरफ है? देखिए कौन एक्सिस की तरफ है? y एक्सिस पे, तो y की तरफ जो रहेगा हम उसको j लिख सकते हैं, तो ओके, ये बात है। चलिए अगर हम बात करें, इस पॉइंट को मान लीजिए O, इसको मान लीजिए P, और इस पॉइंट को मान लीजिए Q। तो अगर हम बात करें ट्रायंगल
ओ पी क्यू ना, ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू में, ट्रेंगल ओ पी क्यू में, तो कॉस थीटा अगर हम लेते हैं तो b बाय एच होता है। क्या होता है मेरा? b बाय एच। तो ये राइट ट्रेंगल है, तो b कौन है? ax। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है? जल्दी बोलिएगा। क्या है सर? कॉस थीटा। क्या है आपका? ax। और p h का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू सिर्फ कितना? a। ये वेक्टर है, ये सिर्फ वैल्यू है, तो कितना हो गया आपका? a। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ax इक्वल टू a cos थीटा लिख सकते हैं। ax इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a cos थीटा। इसको इक्वेशन कितना मान लीजिए? फर्स्ट ना। अब देखिए, अब आप ले लीजिए कौन थीटा सर? बोलिएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर लेते हैं आप तो क्या लिखिएगा? p बाय एच। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा p बाय एच। तो p के बदले p कितना है? ये इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका? बोलिएगा ए वाई। एच कितना हो गया सर? a। तो ए वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका? बोलिएगा a साइन थीटा, इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब दोनों को हम लोग स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग each term of equation first and equation second, after that heading। दोनों इक्वेशन को हम लोग, each टर्म को हम लोग स्क्वायर करेंगे और उसके बाद हम लोग दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हिंदी में, समीकरण 1 और 2 को के प्रत्येक पद को वर्ग कर क्या करने पर? जोड़ने पर। वर्ग कर जोड़ने पर। चलिए इसको स्क्वायर करिए और इसको स्क्वायर करिए, दोनों का LHS को स्क्वायर कीजिए और उसके बाद क्या करिए? ऐड करिए। चलिए क्या हो जाएगा? a स्क्वायर x, और इसको स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर y, और इसको स्क्वायर कीजिए a स्क्वायर, स्क्वायर कीजिएगा तो a पर भी स्क्वायर होगा और cos पर भी, cos स्क्वायर थीटा। इसको स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो a स्क्वायर x, a स्क्वायर y, a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और सभी बच्चा जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो मेरा इक्वेशन बन के तैयार होगा, a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर वाई इक्वल टू a स्क्वायर। इसको इधर कर दीजिए, इसको इस तरफ, तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। a स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर वाई। a जब लिखिएगा तो रूट अंडर हो जाएगा a स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर वाई ना, ये हो गया। तो ये हम वैल्यू निकालें। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ पर एंगल है, जहाँ पर ये अगर मेरा a है, अगर ये मेरा a है और जहाँ एंगल है वहाँ उसका जो वैल्यू है ax का वो क्या निकला? a cos थीटा। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? a cos थीटा। इसका मतलब जहाँ एंगल है वहाँ क्या हो गया? a cos थीटा। और जहाँ 90 डिग्री है ना, क्या है? 90 डिग्री ay ना, कोण के सामने वाला साइड, तो उसका कितना निकला सर? a साइन थीटा। ये क्या निकला? a साइन थीटा। तो ये मेरा हो गया मैग्नीट्यूड, ये मेरा क्या हो गया? बोलिएगा मैग्नीट्यूड, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाण कहते हैं ना। अब बात आता है दिशा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए जब भी हम लोग इसमें लेंगे तो टेन थीटा
कौन थीटा, टेन थीटा। दिशा के लिए हम क्या लेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h। तो टेन थीटा, p कितना है, लंब कितना है, ये आधार, ये परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, सिर्फ क्या है ay, और यहाँ से h का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, ax, क्या है ax। तो थीटा इक्वल टू जब लिखिएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ay बाय क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा क्या निकला सर, डायरेक्शन का फॉर्मूला निकला। तो इसको ध्यान से लिखिए, फिर देखते हैं। तो आप इससे क्या समझे कि अगर ये मेरा a है, यहाँ एंगल थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ax, अगर ये x है, y है, और इसका अगर वैल्यू का सिर्फ बात कीजिएगा तो ये ax होगा, और ये कितना होगा, a cos थीटा। तो जहाँ एंगल है हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा। और ये मेरा वेक्टर क्या है, बोलिए ay। अगर वैल्यू का बात कीजिएगा तो सिर्फ कितना, ay, और ay इक्वल टू कितना हो गया, a sin थीटा। अभी हम पीछे भी बताए हैं, रिपीट कर दिए इसको। ओके, ये तो अगर हम इसको फ्रेश में लिखें तो अब उतना सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस टाइप से पूरा करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये मेरा a है तो एक अंदाज़ा कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ना कितना है, बोलिएगा ay ना ax, और यहाँ से यहाँ तक का अगर हम वैल्यू सिर्फ अगर लिखेंगे तो वो कितना होगा, बोलिएगा a cos थीटा। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ay, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ay। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ay, और यहाँ से यहाँ तक जब वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या होगा, ay क्या साइन थीटा ना। इसको ध्यान से लिखिए। तो ये एक आप सीखें, इसी में एक इसका सेकेंड मेथड बता देते हैं, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। कौन मेथड, सेकेंड मेथड। ओके, अगर ये आपको मैथ में भी इस टाइप से काम आएगा जब आपको सर बताएंगे। तो ये अगर मेरा a है तो यहाँ से यहाँ तक डॉट डॉट किए, ये मेरा ax, ये मेरा क्या ay, इसको हम लिख सकते हैं axi। अभी तुरंत लिखे भी हैं, ध्यान से जब तक नहीं देखिएगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा, ayj। ओके, तो अगर हम बात करें OPQ, तो वेक्टर आपको जोड़ने के लिए बताए हैं। तो अगर ये मेरा a वेक्टर है, ये मेरा b वेक्टर है, तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा r ना। उसी तरह से देखिए, इसका फाइनल, इसका फाइनल, इसका इनिशियल, तो रिज़ल्ट ये हो गया। उसी तरह से ax का फाइनल, q का इनिशियल एक जगह है ना, एक जगह है। तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, ये
ना। तो ये अगर मेरा A है, ये B है, तो ये क्या हो जाएगा R ना। तो आप जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, A प्लस B। तो उसी तरह से R की जगह यहाँ क्या है बोलिएगा, A ना। तो ये हो जाएगा मेरा AX प्लस क्या हो जाएगा बोलिएगा AY ना। तो A इक्वल टू हो जाएगा AXI प्लस AYJ ना। तो इसको जब लिखिएगा, मॉड लगा दीजिएगा, तो ये वेक्टर जो है सब हट जाएगा, क्योंकि AX के जगह I क्यों लिखे, क्योंकि ये X एक्सिस पर है, Y पर है, तो J लिखेंगे, अभी तुरंत बताए हैं। तो ये हो गया। तो जैसे मॉड लगाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, IJ सब हट जाएगा, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रहेगा, परिमाण से मतलब रहेगा, ये IJ हट जाएगा। तो ये AX का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस AY का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो जब मॉड हटाइएगा तो ये सिर्फ A लिखाएगा, तो ये हो गया A स्क्वायर X प्लस A स्क्वायर Y। तो ये जो है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कौन मेथड है, सेकेंड मेथड, सदिश के वियोजन का दूसरा विधि है। ये होने के बाद अब आपको हम बता रहे हैं, देखिए इसमें अब आपको बताते जा रहे हैं, थोड़ा सा है कम्यूटेटिव लॉ ना। 3 लॉ में है कम्यूटेटिव लॉ, इसके बाद है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो जो हमको ज़रूरत है उतने हम बता रहे हैं। कम्यूटेटिव लॉ को हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, ओके। इसमें क्या होता है कि अगर आप वेक्टर को A प्लस बी लिख रहे हैं, A प्लस बी लिखिए या B प्लस A लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कम्यूटेटिव लॉ में, ठीक है। इसी में एक आता है फिर एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, सहचर्य नियम। कौन नियम, सहचर्य नियम। तो इसमें क्या होता है कि A प्लस बी है और प्लस क्या है C है, और A है फिर ब्रैकेट प्लस है, B प्लस C है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं वितरण या व्यतिकरण नियम। व्यतिकरण नियम, मान लीजिए किसी वेक्टर को हम, 2 वेक्टर है, लैम्डा है, A प्लस बी है, इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा A प्लस क्या हो जाएगा, लैम्डा B हो जाएगा। इसे लिखिए, अब आपको इसमें हम बताने जा रहे हैं, एक मिनट,
ट्रायंगल एडिशन लॉ वेक्टर, तो ये थोड़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसको अगर हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे तो 1 घंटे का क्लास आपको लग जाएगा, लेकिन आपको बस इम्पोर्टेंट सा पॉइंट बता रहे हैं। चलिए, ये मेरे लिए मान लीजिए ए वेक्टर, ये मेरे लिए बी वेक्टर, तो रिज़ल्ट ये हो जाएगा, ये होगा आर ना। यहाँ से अगर हम लोग एंगल इधर करते हैं, ये इधर करते हैं, तो ये एंगल हो जाएगा मेरा थीटा ना। ये तो इसको मान लीजिए ए, ये बी, ये सी और ये डी। एक बात याद रखिएगा कि जब दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं, जैसे ये दो वेक्टर था, तो ये दोनों को ऐड किए, इसका फाइनल, इसका इनिशियल, तो एंगल कहाँ हुआ, बाहर हुआ। और जो रिजल्टेंट का जो ये जो आर का जो एंगल होगा वो कहाँ होगा, अंदर होगा। तो ये थीटा और ये क्या सर मेरा बोलिएगा, अल्फा। ओके, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ना, परिमाण, मैग्नीट्यूड, जिस दो ही चीज़ होता है वेक्टर में, एक परिमाण और एक दिशा। इसका जो फॉर्मूला होता है आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये अगर हम स्क्वायर रूट हटा देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू क्या हो जाएगा, cos थीटा। ओके, अब इसी में अगर हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे, जिसको आप क्या बोलते हैं, दिशा, तो याद रखिएगा वेक्टर में जब भी डायरेक्शन निकालना होता है तो हम ज़्यादातर 10 का यूज करते हैं। किसका डायरेक्शन सर, आर का, तो यहाँ 10 अल्फ़ा लेंगे। क्या लेंगे, 10 अल्फ़ा। और कौन ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रायंगल ए सी डी। तो इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। निकालने पर क्या आता है, इसका ऊपर आता है बी साइन थीटा बाय क्या आता है, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये कैसे आता है, ट्यूसडे से हम लोग 11th का क्लास स्टार्ट करेंगे। 1 मंथ का क्लास आप ध्यान से उसको देख लीजिएगा तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। हम वही बता रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ने के लिए जो जो पार्ट्स का ज़रूरत है। तो आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसका तो बहुत कम ज़रूरत पड़ेगा, ये तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, आज इतने तक रहने देते हैं, कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। कल और परसों आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा इम्पोर्टेंट सब पॉइंट। हम लोग फिर चले जाएंगे, आपका मंडे से इलेक्ट्रोस्टैटिक पे जाएंगे। ध्यान से सभी नोट्स बनाइएगा। 2-3 महीने क्लास खुलने वाला नहीं है, इसलिए 2-3 महीने के क्लास कम से कम 100 से ऊपर क्लास हो जाएगा। उतना फिर बताना ऑफलाइन में बहुत मुश्किल भरा काम है, इसलिए आप लोग का जिम्मेदारी जो पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप पर है, मेरे पर नहीं है। चलिए।